हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि है शिक्षा का नैतिक अधिकार, जिसमें हमने मूल्यों के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। मूल्य होते क्या है, मूल्यों का अर्थ एवं उसकी प्रकृति। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मूल्यों के प्रकार एवं उनका विकास, यानी कि मूल्य के प्रकार क्या क्या होते हैं, उनके विकास क्या क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में मूल्य पढ़े थे हमने। तो मूल्य होता क्या है, यानी कि हमारे मूल्य जो जीवन में हम उनको ढालते हैं, यानी कि वह मूल्य जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, जो हमें बदलाव करते हैं, जो हमारी नैतिकता को आगे बढ़ाते हैं, जो हमें नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जो हमारे आचार व्यवहार को बदलते हैं, हमें जैसे दया भावना या ईमानदारी या हमारा आचरण, ये सारे हमारे मूल्य होते हैं जो हमें औपचारिक या औपचारिक तरीके से कहीं ना कहीं सीखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि उनके प्रकार कितने होते हैं, कैसे कैसे मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सामाजिक मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक मूल्य क्या होता है, यानी कि सामाजिक मूल्यों से आशय उन मूल्यों से है जिनका निर्धारण समाज द्वारा किया गया है, यानी जो हमारे सोसाइटी ने बनाए गए हैं, वो वैल्यूज जो हमारी सोसाइटी ने बनाई है, वो मूल्य सामाजिक मूल्य होते हैं, जिनका अनुपालन उस समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का करना अनिवार्य होता है। जब कोई व्यक्ति इन मूल्यों का अनुपालन नहीं करता, तो वह उस व्यक्ति को अनुपालन हेतु निर्देश भी देता है। यह सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं, जिनमें समय समय पर कुछ नए मूल्य जुड़ जाते हैं, जो कुछ पुरातन मूल्यों को समाज छोड़ देता है। यानी कि ऐसे मूल्य जो हमारे समाज द्वारा बनाए गए हैं, जो हमारे समाज द्वारा निर्मित किए गए हैं, जो हम अपने सोसाइटी से सीखते हैं, यानी जिनका हमने अनुपालन करना होता है, जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। यानी देखो फ्रेंड, जैसे हम किसी भी कल्चर में रहते हैं, कोई भी सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें उसके कुछ हमेशा कुछ पॉलिसीज, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन या उसकी वैल्यूज होती हैं, जिनको हमें फॉलो करना होता है, और यही सामाजिक मूल्य हमें आगे बढ़ने में प्रेरणादायक होते हैं। तो ये ऐसे मूल्य होते हैं जो सामाजिक मूल्य होते हैं, जो समय समय पर कुछ नए मूल्य जिनके साथ जुड़ते चले जाते हैं, और पुरातन मूल्यों को समाज छोड़ देता है, यानी पुरानी चीजों को समाज छोड़ता चला जाता है और उसके साथ नए मूल्य जुड़ जाते हैं, यानी हमारी वैल्यूज जो हमने समाज को बदलने के लिए या समाज में रहने के लिए उनका अनुपालन करना है। सेकंड है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत मूल्य। यानी कि व्यक्तिगत मूल्य मतलब क्या होता है, यानी व्यक्तिगत मूल्य से तात्पर्य उन मूल्यों से होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए अनुपालन में होता है, यानी जो हम अपने एक तरीके से अपने दिखा पर्सनैलिटी के लिए बदलने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपनों जैसे वो व्यक्ति विशेष के मूल्यों पर निर्भर करता है, कि जैसे हमें अपने घर से कुछ भी ऐसी चीजें, ऐसे विश्वास या आस्था की चीजें मिलती है जिनका हम अनुपालन करते हैं। ठीक है, तो जिनका निर्धारण और अनुपालन करना दोनों ही व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, यानी वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उन्हें किस तरीके से मानते हैं, उन वैल्यूज को हम अपने जीवन में किस तरीके से ढालते हैं। तो इन मूल्यों का स्वरूप भी गतिशील होता है, ये भी हमेशा निरंतर बढ़ते चले जाते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं और परिवर्तनशील भी रहते हैं। तो समाज द्वारा व्यक्तिगत मूल्यों का ना तो निर्धारण ना ही अनुपालन कराया जाता, यानी इसमें समाज का कोई रोल नहीं है। इसमें पूर्णतः किसका रोल है, व्यक्तिगत जीवन का, व्यक्तिनिष्ठ का, कि वो उसको अपनी विचारधारा को कैसे कैसे विचारधारा पर विश्वास करना या ना करना किसी व्यक्ति विशेष के मूल्यों पर निर्भर करता है, यानी वो उस पर डिपेंड करता है कि वो मानता है या ना माने, या आप जो भी जीवन में उसको ढालें या ना ढालें। तो ये होते हैं व्यक्तिगत मूल्य, यानी मनुष्य के व्यक्तिगत यानी व्यक्तिनिष्ठ मूल्य, जो वो मान भी सकता है या विश्वास नहीं भी कर सकता और कर भी सकता है। थर्ड है फ्रेंड्स, संवैधानिक मूल्य। देखिए फ्रेंड्स, आपने संविधान के बारे में तो पढ़ा होगा, तो हमारे जो कुछ संवैधानिक मूल्य भी होते हैं, कि हमारे संविधान में भी कई मूल्य ऐसे दिए हैं जो जिसमें हमें एक दायरा दिया गया है कि हमें ये समाज में जो करना है या नहीं करना है। तो हमें कुछ संवैधानिक मूल्य हैं जो हमें अनुपालन करने, जिनका हमें अनुसरण करना होता है।
तो संवैधानिक मूल्यों से आशय उन मूल्यों से होता है जिनका निर्धारण किसी देश के शासन तंत्र में, यानी यहाँ केवल समाज नहीं अपितु एक राष्ट्र की बात की गई है कि किसी देश के शासन तंत्र या संविधान द्वारा किया जाता है। यानी किसी भी देश का अपना एक संविधान होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके कुछ वैल्यूज भी होते हैं, कुछ मूल्य भी होते हैं जिन्हें हमें मानना होता है, जो उस देश या समाज के मूल्यों और आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं, ठीक है। इन मूल्यों का अनुपालन करना उस देश या समाज विशेष के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनिवार्य होता है, ठीक है। यानी हमें उनको फॉलो करना ही होता है जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, जो हमारे संविधान में निर्मित हो चुका है, वो मूल्य जो मनुष्य व्यक्ति विशेष को मानना होता है। जैसे कि मूल्यों में धर्मनिरपेक्षता हो गया, यानी हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी धर्मों को एक समान मानना है, एक नज़र से देखना है। समाजवाद हो गया कि समाज में हमें व्यक्तिगत रूप से एक सामाजिक प्राणी बन के रहना है, ठीक है, अलग नहीं रहना। लोकतांत्रिकता हो गया, यानी लोकतंत्र मतलब जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, वो भी हमारा एक मूल्य ही होता है। समानता हो गया कि सबको एक समान दृष्टि से देखना। तो ये संवैधानिक मूल्य होते हैं जो हम किसी देश के शासन तंत्र या संविधान द्वारा निर्मित किया जाता है इनको, जो प्रत्येक राष्ट्र के लोगों को मानना होता है, उनका अनुपालन करना होता है, उनके नियम कानूनों को मानना होता है। तो ये संवैधानिक मूल्य। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आध्यात्मिक मूल्य क्या होते हैं। अब आध्यात्मिक मूल्य से आप समझ रहे होंगे वो मूल्य होते हैं जो हमें एक शांति, प्रेम या सहनशीलता के बारे में बताते हैं। तो आध्यात्मिक मूल्य से आशय उन मूल्य से होता है जो व्यक्ति की आत्म उन्नति के लिए आवश्यक है। यानी कि मात्र ये नहीं होता, ये नहीं है कि कोई भी ऐसे मूल्य जो केवल या समाज या उससे जुड़े होते हैं, अपितु हमारे जो व्यक्ति विशेष की आत्म उन्नति से भी जुड़े हुए ऐसे आध्यात्मिक मूल्य होते हैं जो हमें विश्वास करना सिखाती है, जो हमें एक आस्था एक आस्तिक या एक आस्थावान बनाती है, जिनका अनुपालन व्यक्ति मानसिक रूप से करता है कि उसे उसको मानना है, उसके मस्तिष्क को मानना है इन मूल्यों को। जैसे शांति, आत्मबल, सहनशीलता, ये इसके उदाहरण है। सकारात्मक चिंतन, यानी हमें पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, संयमित व्यवहार रखना है, पेशेंस हमारा हमेशा बना रहे, हमें अच्छे से व्यवहार करना है दूसरों से। तो ये कुछ ऐसे मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य हमें हमारे होते हैं जिनको मानने से हमें व्यक्ति की आत्मा जो होते हैं वो उन्नति करती है, यानी कि हम हमेशा हमारे चिंतन मनन में हमेशा पॉजिटिवनेस बनी रहती है, ठीक है। तो आध्यात्मिक मूल्यों का स्वरूप जो होता है निर्धारण व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है। वो केवल ऐसे नहीं कि वो समाज ने बनाई है, कि वो व्यक्ति अपने लिए करता है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होता है तो आप देखते हैं कि वो थोड़ा बहुत ही चिंतनशील होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, या सहनशील होता है, या उसमें एक ऊर्जा होती है। तो ये मूल्य होते हैं आध्यात्मिक, ठीक है, जो व्यक्ति को स्वयं के लिए, जो व्यक्ति स्वयं को बदलने के लिए करता है। फिफ्थ है फ्रेंड्स नैतिक मूल्य। अब नैतिक मूल्य क्या होते हैं, जो होती है मॉरल वैल्यूज, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉरल वैल्यूज, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निर्धारित आचार शास्त्र होता है ना। अब देखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज होता है, कोई भी मॉरल वैल्यूज मतलब होता है कि हमें बताया जाता है कि आप किसी भी घर में या किसी भी समाज में या किसी भी राष्ट्र में रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या हित में है, क्या अहित में है। यानी आपको सच बोलना है, आपको ईमानदार रहना है, आपको आपको हमेशा सही दृष्टि से देखना है सबको। तो ये एक आचार शास्त्र होता है कि व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसके बिहेवियर को निर्धारित करता है। तो इस आचार शास्त्र में वर्णित नियमों को ही नैतिक मूल्य कहते हैं, कि इसके जो नियम होते हैं कि हमें किस तरीके से रहना है, बड़ों के सामने कैसे रहना है, शिष्टाचार का पालन करना है। तो ये कुछ मॉरल वैल्यूज होती है हमारे लाइफ की। तो व्यक्ति इन मूल्यों का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं होता, यानी उसको ये नहीं कि उसे जबरदस्ती इन मूल्यों में, मॉरल वैल्यूज पे थोपा जाता है, अपितु उसको इन मूल्यों का अनुपालन कर उसके द्वारा किया जाए। मतलब वो खुद खुद उसको करना चाह, मतलब उसकी एक स्वेच्छा होती है कि वो उसका अनुपालन करे या उसका अनुसरण करे। तो इसकी अपेक्षा आवश्यक होती है कि नैतिक मूल्यों की स्वीकृति समाज द्वारा भी की जाती है, यानी कि समाज को, तो यानी समाज भी एक तरीके से, समाज की स्वीकृति से भी नैतिक मूल्यों का अनुपालन किया जाता है। तो ये हमारे वैल्यूज है जो कि अलग अलग, जो समाज के तौर पे अलग है, व्यक्तिगत तौर पे अलग है, संवैधानिक मूल्य अलग है हमारे, आध्यात्मिक मूल्य अलग है, नैतिक मूल्य अलग है, जो मनुष्य को कहीं ना कहीं एक मनुष्य बनने में या
को उसके जीवन में परिवर्तन या बदलाव लाने में मदद करती है। उसके बाद है फ्रेंड्स मूल्यों का विकास। यानी मूल्यों का विकास मतलब होता है कि मूल्य किस प्रकार से, किस कहाँ कहाँ, मतलब हम किस प्रकार से हमें समाज में या हमारे घर में हमें देखने को मिलते हैं, हम कैसे उसकी भूमिका अलग अलग है हर जगह। तो मूल्यों का जो अर्जन होता है, यानी हम जो मूल्यों को सीखते हैं, अंतःक्रिया एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। यानी या तो हम उसको अपने मस्तिष्क से, मानसिक रूप से सीखते हैं, या हम समाज में आकर सीखते हैं। ठीक है, तो मूल्य को जो हम कैसे सीखा जाता है, या तो हम घर में, समाज में, या हम स्वयं के द्वारा स्वयं को बदलने के लिए सीखते हैं। तो सामूहिक जीवन में सामंजस्य एवं अनुकूलन करने के लिए मूल्यों का ध्यान में रखना आवश्यक तत्व। यानी किन दो चीजों के लिए? सामंजस्य, यानी चीजों में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सही और गलत में, करना चाहिए या ना करना चाहिए, इन चीजों में, अनुकूलन में। तो मूल्यों के प्रति यह जागरूकता मूल्यों के अर्जन में सहायक होती है। ठीक है, यानी हम उसे सीखते हैं। अर्जन मतलब होता है सीखना कोई भी चीज। तो माता पिता, परिवार, अन्य सदस्य, क्रीड़ा समूह, ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे माता पिता होके, यहाँ इनसे हमें मॉरल वैल्यूज सीखने को मिलती है। या हम समूह में रहते हैं कहीं भी, क्रीड़ा क्षेत्र में यानी खेल कूद में, या अन्य संस्थाओं में, मूल्यों के अर्जन में सहायक, यानी यहाँ से हमें नैतिक मूल्य या मूल्यों को सीखने में सहायता मिलती है। यानी यहाँ से हम मूल्य अर्जित करते हैं अपने जीवन में। तो इस प्रकार मूल्यों के अर्जन में अंतःक्रिया तथा सामाजिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। तो फ्रेंड्स जैसे देखो, बालक में मूल्यों का जो सूत्रपात होता है सबसे पहले माता के द्वारा ही होता है। यानी बोला जाता है ना कि प्रथम पाठशाला आपकी माँ होती है। यानी जो भी आप सीखते हैं घर से सीखते हैं। आप जिस तरीके से का आपका व्यवहार होगा, आपका आचार होगा, तो आप, क्या बोला जाता है कि आप सबसे पहले घर से आप कोई भी वैल्यू या मॉरल वैल्यूज या मूल्य घर से सीखते हैं। तो माता ही उसमें परस्पर प्रेम में रहना, सहनशीलता, करुणा, यानी जो माँ होती है बच्चे की, यानी बच्चा जब बड़ा होता है, जब जन्म लेता है, तो वो 3 साल तक, जब तक वो बाहर समाज में नहीं जाता या स्कूल नहीं जाता, तो तब तक यानी माता ही, उसकी माँ ही उसमें प्रेम या उस पे उसकी आचार और उसके अंदर करुणा या सहनशीलता स्थापित करती है, ऐसे मूल्य स्थापित करती है। इसीलिए माता को बालक का प्रथम शिक्षक माना जाता है। यानी जो चीजें जैसे इन मनुष्य में जो चीजें पाई जाती है, तो क्या माना जाता है कि माता को बालक का ही प्रथम शिक्षक माना जाता है। यानी माँ ही बच्चे को ये सब चीजें सिखाती है सबसे पहले। यानी समाज से तो बाद में सीखता है और अंतःक्रिया से भी बाद में सीखता है, लेकिन वो अपनी माँ से पहले सीखता है। तो अब कैसी कैसे भूमिका है, मूल परिवार की भूमिका कैसे है अलग अलग मूल्यों को सिखाने में, विद्यालय की भूमिका कैसे है, शिक्षक की भूमिका या समाज की भूमिका, तो इन सब भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले परिवार की भूमिका क्या है। ठीक है, परिवार से कैसे हमें मूल्य सीखने को मिलते हैं, कैसे हम अपने को बदलते हैं समाज परिवार में। तो परिवार ही मानव में मूल्य विकास की प्रथम पाठशाला है। जैसे ऊपर बताया गया कि माता बालक, तो परिवार में क्या होता है, जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो सबसे पहले तो हम उनसे ही चीजें सीखते हैं ना। जो भी हम चीजें सीखते हैं, जो भी हम अच्छा बुरा या न्याय अन्याय, जो सच झूठ, तो हम सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं। तो परिवार ही मानव में मूल्य विकास की प्रथम पाठशाला है। ठीक है, जहां उसमें मूल्यों का विकास परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। देखो, मतलब इसका ये है कि कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो हमें समझाया जाता है कि बेटा ऐसा नहीं करना, आपको आपको ऐसा नहीं। तो और कुछ चीजें होती है जो हमें नहीं सिखाई जाती, लेकिन हम देखकर यानी उसका अनुसरण कर कर सीख जाते हैं कि ऐसा, ये हमारे बड़े ऐसा करते हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमारे बड़े इन मूल्यों को मानते हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं घर में। ठीक है, तो परिवार को एक आदर्श मूल्य विकास संस्थान बनाने के लिए पारिवारिक सदस्यों को भी उन मूल्यों का अनुसरण और प्रदर्शन करना चाहिए। यानी कि केवल ये नहीं होता कि आप बालक को, आप घर में बच्चे को तो बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत निष्ठावान बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद खुद आप उन चीजों का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। यानी आपके अंदर वो मूल्य नहीं है जो आप चाहते हैं कि वो बालक में, आपके बच्चे में, या किसी में भी, बालक बालिका या आपके बच्चे में हो, तो जिन्हें वो बालक के अंदर विकसित करना चाहते हैं।
ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में बालक बहुत कुछ अनुकरण द्वारा सीखता है। यानी बच्चा क्या सीखता है, बच्चा कभी भी सिखाने पे नहीं सीखता, यानी वो क्या सीखता है, वो अनुकरण द्वारा सीखता है। यानी अनुकरण मतलब होता है वो देखकर चीजों की नकल करता है, यानी जो बड़ा करता है वो ही बच्चा सीखता है। ठीक है, तो जैसे आप बालक में सत्य बोलने का मूल्य विकसित करना चाहते हैं, यानी वो बोलते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा सच बोले या हमेशा ही बड़ों के सामने अच्छे से पेश आए, तो यानी परिवार को सबसे पहले अपने में वो चीज ढालनी होती है, यानी इस मूल्य को अपने में लाना होता है, तभी बालक के अंदर सत्य बोलने का मूल्य पल्लवित पाएंगे। यानी अगर आप खुद वो चीजें अपने में करेंगे, अपने में ढालेंगे, खुद सच बोलेंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपको अनुकरण करेगा, आप आपका अनुसरण करेगा और सच बोलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे मूल्य होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादा सीखे जाते हैं, यानी बच्चा परिवार में अनुकरण द्वारा ही सीखता है। दूसरा है विद्यालय की भूमिका। अब मूल्यों का विकास करने में विद्यालय की क्या भूमिका, हमारे स्कूल की क्या, एक स्कूल का क्या रोल होता है। तो विद्यालय बालक की प्रथम औपचारिक पाठशाला होती है ना। यानी कि बच्चा पहले जन्म लेता है, घर में रहता है, उसके बाद कहाँ जाता है, सबसे पहले स्कूल में ही जाता है। तो प्रथम औपचारिक तरीके से कहाँ होता है, कहाँ सीखता है वो, विद्यालय में। ठीक है, जहाँ वह ज्ञान अर्जन तो करता ही है, साथ ही मूल्यों को भी अपने शिक्षकों, मित्रों, सहपाठियों को देखकर उन मूल्यों को आत्मसात करता है। यानी वो केवल नॉलेज, यानी वो विद्यालय में जाके, स्कूल में जाके केवल नॉलेज गेन नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप अपने फ्रेंड से या अपने जो आपके सहपाठी हैं जिनके आप साथ पढ़ रहे हैं, उनको भी आप उनको भी, उनकी आदतें भी, उनके मूल्य भी अपने अंदर डालते हैं ना, आत्मसात करते हैं। तो कक्ष में जहाँ वह अनुशासन, सहिष्णुता, सद्भाव जैसे मूल्यों को प्रत्यक्ष रूप से अपना रहा होता है, वहीं दूसरे अपने सहपाठियों से, यानी कि एक तरीके से अगर जो चीजें उसको कक्षा में अनुशासन रखा हुआ है, ठीक है, यानी टीचर हमें एक बता देता है कि बच्चों आपको ये करना है, ये नहीं करना है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से सीखता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या करता है, कहीं ना कहीं वो प्रेम या धर्मनिरपेक्षता वो भी सीख रहा होता है, क्योंकि विद्यालय में कई तरह के हर धर्म के लोग पाए जाते हैं, कोई भी धर्म जाति के। तो कहीं ना कहीं वो प्रेम और धर्मनिरपेक्षता, दूसरों का आदर सम्मान जैसे मूल्य भी अपना रहा होता है ना। उसके अलग अलग दोस्त बनते हैं, अलग अलग फ्रेंड्स बनते हैं। तो इस मूल्य निर्माण में विद्यालय सदस्यों की भूमिका होनी चाहिए। तो क्या भूमिका होनी चाहिए कि वे विद्यालय में पारस्परिक, यानी ऐसा माहौल भी होना चाहिए विद्यालय में कि जहाँ प्रेम भाव हो, सद्भाव हो, सबको समान दृष्टि से देखे, और टीचर किसी से भेदभाव ना करे, कक्षा क्लास में सबसे अच्छे से बिहेवियर करे, तो वही चीज बच्चे सीखेंगे। तो उदार वातावरण का निर्माण करें जिससे बालकों में मानवीय मूल्यों का विकास ठीक प्रकार से हो। यानी कि विद्यालय की प्रथम भूमिका होती है बच्चों में मूल्यों के विकास की। ठीक है, अब शिक्षक की भूमिका होती है, ये तो विद्यालय है कि वहाँ विद्यालय तो बहुत बड़ा समूह होता है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के हमें बड़े छोटे हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट मिलते हैं, हर टीचर मिलते हैं, प्रिंसिपल। लेकिन जो शिक्षक होता है, जो हमें पढ़ाता है, यानी शिक्षक की भूमिका भूमिका क्या होती है विकास, मूल्यों के विकास में हमारे टीचर का क्या रोल होता है। तो शिक्षक ही वह धुरी है जिसके चारों ओर बालक के मूल्यों का निर्माण चक्र घूमता है। यानी एक शिक्षक, यानी कि बालक सबसे पहले अप- अपने परिवार के बाद किसका कहना मानता है, यानी शिक्षक की बात मानता है वो, कि जो आपको आपका शिक्षक सिखा रहा है आप उसको आत्मसात करते हैं, आप उसको मान लेते हैं कि हाँ हमारे जो शिक्षक है हमें जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं। तो वो उसके चारों ओर घूमता है बच्चा। ठीक है, उनके जो मूल्य होते हैं वो उनको फॉलो करता है। तो इसीलिए शिक्षक का दायित्व क्या बताया गया है कि शिक्षक का दायित्व बनता है, निर्वहन हेतु सदैव सजग रहना चाहिए उसको। विद्यालय में शिक्षक छात्र के आदर्श रूप होते हैं, है ना। हम आदर्श मानते हैं अपने टीचर्स को, अपना तो अपने गुरु को। तो अतः शिक्षक का जो चरित्र होता है छात्रों के लिए अनुकरणीय होना चाहिए, यानी उसका भी ऐसा चरित्र होना चाहिए, यानी शिक्षकों का भी ऐसा चरित्र होना चाहिए कि बच्चा उन्हें फॉलो करे। यानी अच्छे चरित्र, यानी अच्छे आचार विचार, अच्छा व्यवहार होगा, तभी बच्चे उसको भी, उन्हें भी फॉलो करेंगे, यानी बच्चे वैसे ही फॉलो करेंगे। तो साथ ही शिक्षक को भी हमेशा अपने आप को छात्रों के समक्ष आदर्श रूप में प्रतिबिंबित करना चाहिए। ठीक है, उन्हें भी एक आदर्श रूप में, एक 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 रोल मॉडल के रूप में अपने को पेश करना चाहिए, ताकि बच्चे भी उनसे कुछ सीख सके, जिससे छात्र शिक्षक के आदर्शों का अनुकरण कर अपने मूल्यों का निर्माण कर सके। ठीक है,
तो शिक्षक अपनी कक्षा में कुछ गतिविधियों का नियोजन मतलब कैसे कर सकता है, वो कैसे अब मूल्यों का विकास कर सकता है कि शिक्षक जो होता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए कि अपनी कक्षा में कुछ ऐसी गतिविधियां का नियोजन यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाएं, कुछ ऐसे आयोजन करवाएं, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करवाएं, जैसे वे अपनी कक्षा में नैतिक विषयों पर चर्चा कराएं कि बच्चों चलो आज हम नैतिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे, या नैतिक शिक्षा की बुकों को पढ़ा जाए, यानी तरह तरह के या अच्छे व्यक्तियों के बारे में पढ़े हम, या तो ऐसी चीजें करनी चाहिए क्लास में, एक्टिविटीज करवाएं जिससे नैतिक मूल्यों का विकास हो। ठीक है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों में मूल्यों का निर्माण, उन निर्मित मूल्यों का विकास भी होगा। तो यह है शिक्षक की भूमिका मूल्यों के विकास में। उसके बाद है समाज की क्या भूमिका होती है। तो फ्रेंड समाज की जो जिम्मेदारियां और भी ज्यादा होती है, यानी वो बच्चा फिर परिवार से, स्कूल से औपचारिक तरीके से, तो सबसे वो बाद में कहाँ जाता है, वो समाज में जाता है, सोसाइटी में, यानी उसको रहना तो समाज में ही है। तो जो समाज की जिम्मेदारी होती है मूल्यों के विकास में, वो बहुत ही ज्यादा होती है कि उनकी भावी पीढ़ी उन आदर्शों और मूल्यों का अनुपालन करे। समाज क्या चाहता है कि प्रत्येक जो भी पीढ़ी है, तो वो उन आदर्शों और मूल्यों का अनुपालन करे, उनको फॉलो करे, जिन्हें समाज द्वारा बनाया गया है। जो समाज के नियम कानून तय अच्छे मतलब अच्छे मूल्यों का निर्माण एवं विकास का अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए समाज द्वारा बालक में मूल्यों के विकास हेतु एक योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों को बालक को विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में जोड़ना, ताकि नव संतति मूल्यों को पढ़कर उन्हें आत्मसात कर सके। यानी कुछ ऐसी पुस्तकों का निर्माण करना, ऐसे विद्यालय में पढ़ाई जाने ऐसे पुस्तकें पढ़ाई जाना, ताकि जो समाज की मॉरल वैल्यूज भी हमें सिखाए, समाज में जो मूल्य, जो समाज के नियम कानून है, वो भी हमें पढ़ाए, ताकि वो बच्चा उन्हें फॉलो आत्मसात कर सके, अपने अंदर अपने मस्तिष्क में भी उसको विकास कर सके, अपना अपना स्वयं का विकास कर सके, उनको ग्रहण कर सके। तो ये समाज की भूमिका है। ठीक है, मूल्यों के विकास में। तो ये थी अलग अलग भूमिका कि कैसे कैसे विद्यालय या शिक्षक या समाज मूल्यों के विकास में अपना रोल, यानी एक रोल मॉडल के तौर पे काम करते हैं बच्चों में मूल्यों के विकास लाने में। तो फ्रेंड्स ये थे मूल्यों के प्रकार एवं विकास। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो में शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।